Very good morning to all. We're starting with customs law और इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ। बेसिकली इस चैप्टर में आप कस्टम की सभी टर्मिनोलॉजी को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के प्रोसीजर को, ये सारी कुछ आप यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि व्हाट इज दिस कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ, और हम आपको बताने क्या वाले हैं व्हाट इज दिस कस्टम ड्यूटी। Custom duty is a duty which is on import and export of goods. Is a duty on import and export of goods. तो दो चीजें हैं, एक है इंपोर्ट पे भी लगता है, दूसरा एक्सपोर्ट पे भी लगता है। ठीक है, व्हाट इज दिस इंपोर्ट? इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग goods in India. What is export? Export का मतलब होता है taking goods out of India. तो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से इंडिया में माल लाना, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया से बाहर माल ले जाना, और इस पे जो टैक्सेस लगते हैं उसे क्या बोला जाता है? कस्टम ड्यूटी। लेकिन पता है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम देश के बाहर माल ले जाते हैं, तो हम फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं देश के लिए। ठीक है, तो हर कंट्री, सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ हमारा ही देश नहीं, इनफैक्ट दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश एक्सपोर्ट करने वाले को इंकरेज करता है, क्योंकि अगर दूसरे देश में माल जाके बिकता है तो वहां का फॉरेन एक्सचेंज आता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी कंट्री भी क्या करती है, जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनसे टैक्सेस नहीं लेती, इनफैक्ट उनको इंकरेज करती है और बड़े सारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कुछ गिने चुने आइटम्स ही हैं जिन पे एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस लगता है। ठीक है, तो इंपोर्ट पे तो टैक्सेस किस पे लगता है? ऑन ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स, लगभग सभी पे। लेकिन अगर हम इसके लिए बात करें एक्सपोर्ट, तो क्या ये भी सभी गुड्स पे लगता है? बिल्कुल नहीं। एक्सपोर्ट करते समय जो टैक्सेस लगते हैं वो वेरी लेस कॉमनली गुड्स हैं। ठीक है, ऑन वेरी फ्यू गुड्स। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है? कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देश में माल आएगा या देश से बाहर माल जाएगा तो उस पे टैक्सेस लगेगा, जो है कस्टम ड्यूटी। देश में माल आएगा तो ऑलमोस्ट सभी आइटम पे टैक्सेस लगेगा, लेकिन देश के बाहर माल जाएगा तो कुछ चुनिंदा आइटम्स है जिन पे टैक्सेस लगेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आपको हम बताते हैं कि ये वर्ड कस्टम्स, ये जो नाम है इसका नाम कस्टम्स कैसे रखा गया। पता है, पहले के जमाने में क्या होता था, जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो कोई भी जब किसी और के किंगडम में, किसी और राजा की जगह पे जाता था और कहता था कि हमें आपके किंगडम में ये माल बेचना है, तो वो कुछ गिफ्ट देता था राजा को। ठीक है, कि राजा हमें अपने किंगडम में क्या कीजिए, ये माल बेचने दीजिए और ये लीजिए, आपके लिए हम ये गिफ्ट लेके आए, ये भेंट लेके आए। ठीक है, तो उसी जमाने से इसको कहा जाता था दिस इज अ कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज प्रिवेलिंग इन मार्केट। कोई भी चीज जो एक सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट में चलती रहती है, हम उसे बोलते हैं कि ये कस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो राजा महाराजा को कस्टम के तौर पे बेसिकली क्या किया जाता था? गिफ्ट वगैरह दिया जाता था। तो जैसे ही ये मोनार्ची सिस्टम खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या आ गई? गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट ने वो गिफ्ट लेना समझिए खुद शुरू कर दिया कि अब कोई भी विदेश से माल इंडिया में आएगा तो क्या होगा? इस देश का राजा, बेसिकली कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी? कस्टम ड्यूटी ले लेगी। तो बिल्कुल पहले के जमाने में यही होता था कि कोई बाहर से आता था, किसी दूसरे के किंगडम में माल बेचता था, तो उसे क्या देना पड़ता था? गिफ्ट देना पड़ता था। ठीक है, और वही चीजें अब किस पे लागू हो गई हैं? गवर्नमेंट ने लागू कर दी है कि कोई भी बाहर से अगर आता है माल, तो हम क्या लेंगे? उस पे कस्टम ड्यूटी लेंगे।
और इसका नाम कस्टम क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रिवेलिंग था, पहले से मार्केट में कस्टमरी ये चीज चल रही थी, ठीक है, एंड देयरफॉर दिस टैक्स हैज बीन गिवन द नेम कस्टम्स ड्यूटी। Customs is a form of indirect tax. Custom is a duty imposed on imported or less commonly exported goods. Custom duty ये एक indirect tax है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पर्सन्स पे लगाया जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल पे, फर्म पे, कंपनी पे, किस पे लगाया जाता है? पर्सन्स पे लगाया जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा टैक्स है? बेसिकली कस्टम वो टैक्स है जो गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, एंड देयरफॉर दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स और लेस कॉमनली एक्सपोर्टेड गुड्स। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में सभी गुड्स पे नहीं लगता है, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है लेस कॉमनली एक्सपोर्टेड गुड्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हमने आपको समझाया थोड़ा सा। द टर्म कस्टम डेराइव इट्स कलर एंड एसेंस फ्रॉम द टर्म कस्टम, ठीक है, विच मीन्स हैबिचुअल प्रैक्टिस। कस्टम का मतलब ही होता है हैबिचुअल प्रैक्टिस, ऐसा चलता है मार्केट में, उसको कहा जाता है कस्टम, दिस इज अ कस्टम, ठीक है, which means a habitual practice or course of action that characteristically is repeated in like circumstances. Duties on import and export of goods have been levied from time immemorial by all the countries. In the times when the predominant system of governance was monarchy, it was customary for a trader bringing the goods to a particular kingdom to offer certain offerings as gift to the king for allowing him to sell his goods in that kingdom. कह रहा ये तो कस्टमरी था, ये तो सिस्टम था मोनार्ची के समय से, मतलब राजा महाराजाओं के समय से, कि जब भी कोई बाहर से माल लेके आता था तो और कहता था कि राजा साहब मुझे आप अपने किंगडम में ये माल बेचने दीजिए, तो राजा क्या लेते थे? उनसे कुछ गिफ्ट वगैरह लेते थे, ठीक है। तो यही सिस्टम है आज भी। आज कस्टम ड्यूटी के नाम पे गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है जब गुड्स इंडिया आता है बाहर से। कॉन्स्टिट्यूशन, तो वेयर दिस कस्टम ड्यूटी फाइंड्स अ प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू मस्ट बी अवेयर कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट। व्हाट आर दोज 3 लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में उन रेवेन्यू आइटम्स को लिखा गया, उन रेवेन्यू के सोर्सेस को लिखा गया है जो रेवेन्यू किसको जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में जिन रेवेन्यूज के नाम लिखे गए हैं वो रेवेन्यू किसको जाती है? स्टेट गवर्नमेंट को। और कॉन्करेंट लिस्ट में जिन भी रेवेन्यूज के नाम लिखे गए हैं वो किसको जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। कस्टम ड्यूटी ये किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ये कहां पे है? यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट में जितने भी रेवेन्यू सोर्सेज लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं? जैसे एंट्री नंबर 1, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग है और एक एक रेवेन्यू का यहां पे नाम लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो पहली नंबरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंट्री नंबर 1। कस्टम ड्यूटी पता है यूनियन लिस्ट में कहां गया लिखा हुआ है? 83 नंबर पे लिखा हुआ है कस्टम ड्यूटी। कहां पे लिखा हुआ है? 83 नंबर पे। यूनियन लिस्ट में हम जब 83 नंबर पे जाएंगे तो विल फाइंड कस्टम ड्यूटी, ठीक है। Entry number 83 of Union List 1 enables the Union to levy custom duty. Customs duty is on import into India and export out of India. Customs is on import as well as export. If we talk of import duty, तो import duty is not a single duty, ठीक है। Several duty taken together makes import duty, ठीक है। बहुत सारी ड्यूटी को एक साथ इकट्ठा क्या बोला जाता है? इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। क्या क्या होते हैं? बीसीडी, आईजीएसटी, ईसी और एसएचईसी, ये सब मिला के क्या कहलाता है? कस्टम ड्यूटी, ठीक है। दिस इज ऑन इंपोर्ट। एंड इफ यू टॉक ऑफ एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट में ये सारी ड्यूटी नहीं होती। देयर इज ओनली एंड ओनली वन ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट एंड दैट इज बीसीडी। एक तो सबसे पहली बात, एक्सपोर्ट ड्यूटी सभी आइटम पे लगता ही नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगता है? सिर्फ लिमिटेड आइटम्स पे,
ठीक है, तो बीसीडी एक ही ड्यूटी है जो बीसीडी लगती है, वो भी क्या है 100% एग्जेम्प्ट है, यानी कि लगती ही नहीं है। एक्सेप्शन इसके कुछ ही आइटम है जिसपे लगता है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल के नाम ले लिए यहां पे, लेदर, हाइट्स, स्किन। अगर आप लेदर, हाइट्स, स्किन का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लेदर, हाइट्स, स्किन? स्किन का मतलब होता है चमड़ी, इंसानों की चमड़ी होती है, ठीक है, गाय की भी चमड़ी होती है। हाइट्स क्या होता है? खाल। खाल भी चमड़ी को ही कहते हैं, लेकिन खाल किसका कहते हैं? जो टफ एनिमल होते हैं, जैसे शेर का हम क्या बोलते हैं? चमड़ी नहीं बोलते, शेर की खाल बोलते हैं। ठीक है, तो हाइट्स एंड स्किन इज वन एंड द सेम थिंग। जो लोग कोमल है उनकी स्किन है, और जो टफ है, मजबूत है, उनकी हाइट्स है। ठीक है, और जब इनको प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है लेदर। बेसिकली जब प्रोसेस कर दिया जाता है तो उससे शूज वगैरह बन जाते हैं, लेदर के दूसरे गुड्स बनते हैं, बैग वगैरह बनते हैं। तो ये जो प्रोसेस्ड स्किन या हाइट्स होते हैं, प्रोसेसिंग के बाद उन्हें कहा जाता है लेदर। और इनका अगर आप एक्सपोर्टेशन करते हैं तो आपको एक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, एंड दैट इज बीसीडी। अदरवाइज बीसीडी नॉर्मली सभी आइटम से क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं। देयर आर फ्यू मोर आइटम्स, इट इज एक्सेट्रा। ठीक है, देयर आर फ्यू मोर आइटम्स लाइक दिस। हमने कुछ एग्जांपल लिए यहां पे। इनके अलावा कुछ और आइटम भी हैं जिन पे क्या होगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है? ओनली एंड ओनली वन ड्यूटी, एंड दैट इज बीसीडी। ठीक है, बट व्हेन यू आर इंपोर्टिंग गुड्स, यू हैव टू पे इंपोर्ट ड्यूटी। एंड व्हाट इज दिस इंपोर्ट ड्यूटी? इंपोर्ट ड्यूटी कंप्राइजेस ऑफ सेवरल ड्यूटीज। व्हाट आर दोस? बीसीडी, देन आईजीएसटी, ईसी एंड एसएचईसी. Now let me just give you the full form of these taxes. BCD stands for Basic Custom Duty. IGST, ये आपको जानकारी होगी, आपने जीएसटी में पढ़ रखा होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, EC इज एजुकेशन सेस, and SHEC, I believe everybody knows it, this is secondary higher education cess. In most of the cases, import duty comprises of these four duties, in most of the cases. But at times, this only does not comprise of import taxes. Import duty may comprise of something more than this. ज्यादातर केसेस में इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये चार ड्यूटीज ही होती हैं, लेकिन कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये चार ड्यूटी के अलावा भी कुछ हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ आइटम्स हो सकते हैं। ऑर्डिनरली ये चार चीजें ही हैं। और क्या क्या हो सकता है? जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है जीएसटी में, वो भी हो सकता है। ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, सेफगार्ड ड्यूटी भी एक लगती है, वो भी हो सकता है। सब पे लगता है ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शनली लगता है। नॉर्मली जो लगता है इंपोर्ट ड्यूटी वो क्या होता है? इतना ही, ये नॉर्मली है, दिस इज नॉर्मली। सेफगार्ड ड्यूटी लगता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगता है, ठीक है, और भी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, ये भी लगता है। ठीक है, समय आएगा तो इन सब के बारे में भी समझेंगे कि ये कौन कौन सी ड्यूटी है, क्यों लगती है ये सारी ड्यूटी। ठीक है, तो एक बार अपना माइंड मेकअप करते हैं, जितनी बातें अभी तक सीखी उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, कस्टम ड्यूटी इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बट व्हेन वी टॉक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी ड्यूटीज? इंपोर्ट ड्यूटी कंप्राइजेस ऑफ बीसीडी, आईजीएसटी, ईसी एंड एचएसईसी. Can it comprise of something more than these four duties? Yes, it may at times comprise of GST compensation cess. It may even comprise of protective duty, safeguard duty, anti-dumping duty. Now come to export. Custom duty is also levied on export. But when we talk of export, custom duty is only and only one thing, and that is BCD, which is also exempt on almost every goods. 100% exempt है सभी आइटम्स पे, अपार्ट फ्रॉम जस्ट वेरी फ्यू आइटम्स जिस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। और जिन भी आइटम्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? बीसीडी लगता है। क्या कोई सेस वगैरह लगता है? नहीं। कोई आईजीएसटी लगता है? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है? बीसीडी। अगर लगता है तो, क्योंकि नॉर्मली तो लगता ही नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है सबको?
नो लेट अस टॉक ऑफ एक्ट गवर्निंग कस्टम। ठीक है, कस्टम अगर हमें सीखना है, कस्टम ड्यूटीज हमें सीखना है, तो हमें किन कानून को जानने की आवश्यकता है? यू नीड टू नो कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। क्या क्या जानना होगा आपको? कस्टम्स एक्ट 1962, ये कस्टम्स एक्ट 1962 में क्या है? लॉ, कस्टम ड्यूटी किस पे लगेगी, क्या लगेगी, कैसे लगेगी, ये सारी बात। ठीक है, एंड कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या है? सिर्फ रेट है। What you will find in custom tariff act? You will find rate in custom tariff act. तो याद कीजिए मेरे साथ साथ कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 प्रोवाइड्स फॉलोइंग। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में दो शेड्यूल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? गुड्स लायबल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी। फर्स्ट शेड्यूल में उन आइटम्स की लिस्ट है जिसपे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ठीक है, साथ ही साथ सिर्फ लिस्ट ऑफ आइटम्स ही नहीं है, उसका रेट वगैरह सब कुछ दिया होगा वहां पे। ठीक है, तो गुड्स लायबल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी। व्हाट इज द सेकंड शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल इज गुड्स लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी। और आपको तो पता ही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी तो क्या है, बहुत लिमिटेड आइटम्स पे ही लगती है। तो ये बेसिकली कंपैरेटिवली एक छोटा शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल आइटम्स विच आर लायबल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी and second schedule items which are liable for export duty. Custom is administered by CBEC under Ministry of Finance. Custom is administered by CBEC under Ministry of Finance. इस बात को समझ लीजिए। How does Government of India work? GOI, Government of India। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज। बेसिकली समझ लीजिए, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल लैंग्वेज में बात करें तो ये जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू ऑपरेट करती है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, और भी क्या क्या मिनिस्ट्री है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, एंड सो ऑन। ठीक है, देयर आर सेवरल अदर मिनिस्ट्रीज। आपको क्या लगता है, आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम लोग कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहे होंगे? वी आर टॉकिंग ऑफ टैक्सेस, हम लोग टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहे होंगे? वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑपरेट करती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को यहीं पे फोकस करना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की दो विंग होती है, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फाइनेंस मिनिस्ट्री की दो विंग है, एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक का काम सिर्फ ये सोचना है कि पैसा कैसे लाया जाए, क्या टैक्सेस लगाया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है, ये पूरी प्लानिंग कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसका काम सिर्फ ये है कि भारत सरकार के पास जो पैसे उसको खर्च कैसे किया जाए। ठीक है, स्कूल बनवा दिए जाए, अस्पताल बनवा दिए जाए, रोड बनवा दिए जाए, रेलवे स्टेशन बनवा दिया जाए, मेट्रो लाया जाए, क्या किया जाए, कैसे खर्च किया जाए। ठीक है, देश की तरक्की के लिए पैसे को किस प्रकार खर्च किया जाए, सिर्फ यही सोचना है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, एक बस सोच रहा है दिन रात पैसे कहां से लाना है, और दूसरा डिपार्टमेंट क्या सोचता है? पैसा कहां खर्च कर देना है। ठीक है, अगर आप आम जीवन से इसे जोड़ना चाहो तो ऐसे समझ लो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब है हस्बैंड, पति है, दिन भर ये सोच रहा है पैसे कहां से कमाया जाए। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? ये बीवी है। ठीक है, ये सोचिए पैसे कहां उड़ाए जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फर्दर इसके दो विंग्स हैं, एक है सीबीडीटी और दूसरा है सीबीसी। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस,
ठीक है, एंड सीबीसी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका काम क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करता है। देयर इज ओनली वन डायरेक्ट टैक्सेस एंड दैट इज इनकम टैक्स। यानी ये जो डिपार्टमेंट है ये सिर्फ किस पे फोकस करता है? इनकम टैक्स पे। ठीक है, सीबीसी ये किस पे फोकस करता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। ये डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करता है और ये किस पे फोकस करता है? इनडायरेक्ट टैक्स पे। अब बहुत सारे बच्चों को अजीब लग रहा होगा सुनने में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सर एक्साइज ड्यूटी तो अब रही नहीं गई, अब तो जीएसटी आ गया हमारे देश में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रपोज कर दिया गया है सीबीईसी का नया नाम पता है क्या होगा? सीबीआईसी। सीबीईसी नाम हट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये नाम प्रपोज हो चुका है लेकिन अभी तक ये नाम नोटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि जो बच्चे हमारी वीडियो क्लास में बैठे हुए हैं, वीडियो क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, शायद हो सकता है कुछ समय बाद ये नाम सीबीईसी, सिंस अभी तो क्या है, नाम तो प्रपोज कर ही दिया गया है कि दिस वे सीबीआईसी। ठीक है, अब सीबीईसी नहीं रहेगा क्योंकि एक्साइज ड्यूटी रही ही नहीं, लेकिन सिंस ये नाम अभी तक गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया? नोटिफाई नहीं किया है, तो आज भी हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सीबीईसी। मे बी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इसका नाम क्या हो चुका हो? सीबीआईसी। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो मोर और लेस इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जितनी बातें हम बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए। तो फ्यूचर में इसका नाम क्या हो जाने वाला है? सीबीआईसी हो जाएगा। इसका नाम हो चुका होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। नाम आज भी प्रपोज्ड है लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। इसका काम क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखना। ठीक है, जीएसटी है, कस्टम्स है, ये सब देखने का काम किसका है? सीबीसी का। तो यही बात अभी हम आपको सिखा रहे थे कि कस्टम इज एडमिनिस्टर्ड बाय सीबीसी हु इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या था? हमने बताया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर है सीबीसी और वो ख्याल किसका रख रहा है? कस्टम्स का। क्लियर इतनी बात? चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ डेफिनेशंस विच हैज बीन गिवन अंडर द कस्टम्स एक्ट। ठीक है, दीज डेफिनेशंस वी आर स्टडिंग फ्रॉम कस्टम्स एक्ट 1962। यहीं पे ये सारी डेफिनेशन दी गई हैं। कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल कहां पे है? कस्टम्स एक्ट 1962 ये एप्लीकेबल है इंडिया में। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे वर्ड इंडिया को यूज किया गया है। इंडिया के बाहर माल ले जाया जाएगा, इंडिया के अंदर माल लाया जाएगा, ऐसे ऐसे कई वर्ड यूज किए गए। तो ये बात समझना जरूरी है कि व्हाट इज दिस इंडिया। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ हैज इंडिया बीन डिफाइंड इन कस्टम्स एक्ट 1962। तो देखिए डेफिनेशन, इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब क्या है? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देखिए ये है हमारा भारत देश। अब ऊपर का हमने नहीं ड्रॉ किया क्योंकि ऊपर का बनाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो हम ये इतना ही छोड़ दे रहे हैं, नीचे का ही बना दे रहे हैं और फर्क भी नहीं पड़ता, ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जितना भारत है हमारा उसके आसपास बस लैंड मास है। वाटर, पानी कहां है? नीचे ही है। ठीक है, तो हमको तो पानी वाली बात करनी है बस आपसे। यहां पे पानी है। ठीक है, ये रहा पानी। What it says, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया का मतलब होता है 12 नॉटिकल माइल तक का पानी, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स का पानी। ठीक है, कहां से नापा जाएगा ये 12 नॉटिकल माइल्स? ये लैंड मास से नापा जाएगा। ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, दिस बाउंड्री, कैन यू सी दिस बाउंड्री? यहां से 12 नॉटिकल माइल्स को नाप देना है। यहां से मेजर करिए कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। अब 12 नॉटिकल माइल्स के पास से एक लाइन बनाइए। ये हर तरफ से ये 12 नॉटिकल माइल लीजिए पानी में। ठीक है, ये डिस्टेंस भी कितना है? 12 नॉटिकल माइल। ये डिस्टेंस भी कितना है? 12 नॉटिकल माइल।
ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है वो भी इंडिया है। अब आप पूछेंगे सर ये नॉटिकल माइल क्या होता है? पता है जब जमीन नापनी होती है तो आप कैसे नापते हैं? मीटर में, किलोमीटर्स में। लेकिन पानी में मीटर और किलोमीटर नहीं होता, पानी में क्या होता है? नॉटिकल माइल्स। पता है अगर एक नॉटिकल माइल्स कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। अगर आपको कन्वर्ट करके जानना हो कि सर मोटा मोटी एक नॉटिकल माइल कितना होता है, तो ऐसे समझ लीजिए 1.852 किलोमीटर इज 1 नॉटिकल माइल। बात समझ में आ गई? अब 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी क्या है? इंडिया है। तो इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया की धरती नहीं है, ठीक है? पानी में भी 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी क्या है? इंडिया है, हमारा देश है। ये कहता है कस्टम का कानून। आइए आगे सुनते हैं। इंपोर्ट। इंपोर्ट किसे कहा जाता है? साधारण आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो इंपोर्ट तो बड़ी आसान सी चीज है। विदेश से जब हमारे देश में माल आता है तो वो क्या है? इंपोर्ट। आइए सुनते हैं इंपोर्ट की डेफिनेशन क्या है यहां पे। इंपोर्ट मींस ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। अब यहां पे एक वर्ड है आउटसाइड इंडिया। इंडिया क्या होता है ये तो समझ ही गए। ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया, इंडिया क्या है? धरती भी इंडिया है और 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी क्या है? इंडिया है। आउटसाइड इंडिया क्या होता है? आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल के बाहर आउटसाइड इंडिया कहलाता है। सुनिए, ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किया, ये देखिए, ये है 12 नॉटिकल माइल्स, इतना है 12 नॉटिकल माइल्स। अब हम क्या कह रहे हैं देखिए, ये देखिए, ये हमने यहां से मेजर किया, यहां से यहां तक लैंड मास से नाप रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लैंड मास है, यहां से नाप रहे हैं, ठीक है? यहां से यहां तक जो है ये दूरी, ये 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है? अब इसके बाहर जो एरिया है वो आउटसाइड इंडिया है। जो ग्रीन पेन से अब मार्क है ये आउटसाइड इंडिया है। यानी इंपोर्ट कब होता है? अब ध्यान से समझिएगा, इंपोर्ट कब होता है? अगर एक माल यहां से, मतलब इस ग्रीन लाइन के बाहर से, अगर एक माल यहां से कहां जाए? इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ जाए। इंडिया कहां पे है? यहां पे आना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, जरूरी है यहां तक? नहीं, इंडिया कहां तक है? 12 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है। तो अगर माल यहां तक आ गया, देखिए यहां से यहां तक माल आ गया तो ये इंपोर्ट हो गया। यहां पे आउटसाइड इंडिया है, ध्यान दीजिएगा, ये लैंडमास की बाउंड्री है हमारे देश की, ठीक है? ये हमारे देश की धरती की बाउंड्री। वहां से 200 नॉटिकल माइल के बाहर से अगर कोई सामान आया और कहां तक आ गया? हमारे देश की बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल तक में भी आ गया तो ये तो इंडिया है ना, ये भी इंडिया है। अगर यहां से माल यहां तक आया तो ये क्या कहलाएगा? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सबको बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज इंपोर्ट? ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है? चलिए अब इस बात को ध्यान से समझिए, कितनी बड़ी बात कही गई है। हमने आपको बताया था कि जब आप इंपोर्ट करते हो तो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है? जब आप इंपोर्ट करते हैं तो टैक्सेस लगते हैं, जबकि एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट बड़े सारे बेनिफिट्स भी देती है आपको, ठीक है? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत अच्छे से समझिए, कब हमें टैक्सेस देने हैं, कब नहीं देने हैं। ये इंपोर्ट का केस है, आउटसाइड इंडिया से माल कहां आ रहा है? इन इंडिया, यहां पे आ रहा है। क्लियर है? मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया कमेंसेस। इंपोर्ट शुरू हो गया, ये कब कहा जाएगा? इंपोर्ट कमेंसेस व्हेन द गुड्स एंटर द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। पता है, जैसे ही टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में गुड्स आता है, देखिए ये है, यहां पे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है, यहां पे जैसे ही गुड्स आया, ठीक है? ये रहा टेरिटोरियल, ये रेड लाइन जो है ये टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, इसके अंदर इधर, ठीक है? जैसे ही माल इस रेड लाइन को क्रॉस किया
ठीक है, तो गुड्स कहां पे आ गया? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आ गया। हम कहते हैं इंपोर्ट शुरू हो गया। इसे क्या बोला जाता है? इंपोर्ट शुरू हो गया। ठीक है, खत्म कब होगा? बट कंप्लीट्स, इंपोर्ट खत्म कब हो जाता है? ओनली व्हेन द गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। कह रहा है जब वो हमारे देश में बाकी सामानों के साथ आके मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? इंपोर्ट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, गुड्स अभी जैसे ही टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंटर किया, हम कहते हैं इंपोर्ट शुरू हो गया। ऐसे समझिए, देखिए एक जहाज है, बेसिकली माल कैसे आ रहा है? ये तो एक जहाज पे आ रहा है माल। ठीक है, अब जैसे ही ये जहाज यहां तक पहुंचती है, यहां पहुंचेगी, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? इंपोर्ट शुरू हो गया। ठीक है, अभी माल यहां तक पहुंची है तो उसके बाद अब यहां भी पहुंचेगी, लैंड मास वाली बाउंड्री तक। ठीक है, यहां पहुंचेगी, फिर कस्टम पोर्ट पे हम टैक्सेस वगैरह देंगे, फिर अपना माल छुड़ा के ले जाएंगे, और जब वो माल छुड़ा के हम ले जाएंगे जैसे ही बाहर कस्टम पोर्ट से, तो हमारे देश के बाकी विभिन्न मालों में वो आके मिल जाएगा, और तब हम कहते हैं कि इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार आपसे फिर से जाने की इंपोर्ट क्या चीज होती है। इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस इन इंडिया। ब्रिंगिंग गुड्स इन इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का मतलब बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल से आना चाहिए माल। ठीक है ये बात। अब दूसरी बात कि इंपोर्ट शुरू कब होता है? इंपोर्ट शुरू उस दिन होता है जिस दिन हमारा माल टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंटर कर जाता है। कंप्लीट कब हो जाता है? कंप्लीट तब होता है जब हम कस्टम पोर्ट से उसको छुड़ा लेते हैं। ठीक है, यहां पे वर्ड यूज करता है कि कंप्लीट तब होता है जब गुड्स बिकम मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। और गुड्स मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री तब बनेगा, मतलब दूसरे मालों में जाके तभी मिल जाएगा जब कस्टम पोर्ट से बाहर हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे कहिए इंपोर्ट शुरू कब हुआ? जब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में माल आया। कंप्लीट कब हुआ? जब कस्टम पोर्ट से माल छुड़ा लिया गया। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कब कंप्लीट होता है इंपोर्ट? जब कस्टम पोर्ट से माल छुड़ा लिया गया। Imported goods. Imported goods means any goods brought into India from a place outside India but does not include goods which have been cleared for home consumption. ध्यान दीजिएगा, गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स तभी तक कहा जाता है जब तक वो माल कस्टम पोर्ट पे होता है। एक बार आपने ड्यूटी पे करके उस माल को बाहर कर लिया तो अब वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहलाता। बेसिकली होता तो ये है, कॉमन बोलचाल की भाषा में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम विदेश से कार लेके आए हैं, तब तो कार जब तक है तब तक हम क्या बोलते हैं? इंपोर्टेड कार है। मान लीजिए ये पेन हम विदेश से लेके आए हैं तो पता हम क्या बोलते हैं? इसको इंपोर्टेड पेन है। ठीक है, लेकिन अगर कस्टम की भाषा में बात किया जाए तो इंपोर्टेड पेन हम इसको नहीं बोलेंगे, भले ही ये विदेश से आया है। पता है ये इंपोर्टेड गुड्स कब तक कहलाता है? जब तक ये कस्टम पोर्ट पे होता है, और जिस दिन इसका टैक्स जमा करके हम कस्टम पोर्ट से इस माल को छुड़ा लेते हैं तो अब ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। इंपोर्टेड गुड्स कब तक है? जब तक कि ये कस्टम पोर्ट पे है। ठीक है, तो कहता है बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। वो गुड्स जिसको होम कंजप्शन के लिए, होम कंजप्शन का मतलब है छुड़ा लेना माल को। ठीक है, अब वो गुड्स जिसको आपने छुड़ा लिया है कंजप्शन के लिए, वो माल कहता है कि इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। गुड्स आर इंपोर्टेड गुड्स ओनली टिल द टाइम इट इज इन द कस्टडी ऑफ कस्टम ऑफिसर। जब तक वो कस्टम ऑफिसर की कस्टडी में होता है, यानी कस्टम पोर्ट पे होता है। ठीक है, अभी आपने टैक्सेस पे नहीं किया है तभी तो कस्टम ऑफिसर के पास है वो माल। ठीक है, तो कहता है जब तक कस्टम ऑफिसर के पास माल है तभी तक के लिए वो क्या है? इंपोर्टेड गुड्स है। नाउ द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। देखिए ये 12 नॉटिकल माइल है, यहां तक इंडिया है। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, यहां से बाहर ले जाना है। ठीक है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इस रेड बाउंड्री से अब बाहर ले जाओगे तो इसे कहा जाएगा टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आप माल यहां से घुमाए
और वापस यहां ले आए तो ये एक्सपोर्ट नहीं है। आपको माल बाहर ले जाना है और वो बाहर ही रहना चाहिए। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। देखिए, अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक के बाहर माल ले गए तो ये तो क्या, अगर सिर्फ गवर्नमेंट इतनी डेफिनेशन बोलती, एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर ले जाना एक्सपोर्ट है, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्ट। तो 12 नॉटिकल माइल के बाहर हम माल ले जाते, एक्सपोर्ट हो जाता, और फिर घुमा के शिप को वापस ले आते, और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव देती है, हमको इंसेंटिव मिल जाते सारे। तो गवर्नमेंट कह रही है ये एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट क्या है? टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर ले जाओ, लेकिन आउटसाइड इंडिया ले जाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से बाहर माल ले जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन आउटसाइड इंडिया में ही छोड़ देना होगा उस माल को, तब इसे एक्सपोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो इंपोर्ट की डेफिनेशन, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन हमने देखी। नाउ कमिंग टू डेफिनेशन ऑफ गुड्स। एज पर सेक्शन 222 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, द टर्म गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, गुड्स क्या है? ठीक है, वेसल मतलब शिप, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, व्हीकल मतलब रोड व्हीकल्स। ठीक है, अगर समुद्र से माल आता है तो वो किस पे आता है? वेसल पे आता है, शिप पे। अगर हवा से माल आता है, बाई एयर माल आता है, तो वो किससे आता है? एयरक्राफ्ट से। और बाई रोड अगर माल आता है, जैसे कि अगर माल पाकिस्तान से आना होगा, भूटान से आना होगा, बांग्लादेश से आना होगा, चाइना से आना होगा, तो बाई रोड भी आ सकता है माल। ठीक है, तो वहां पे जो कन्वेंस यूज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? व्हीकल। ठीक है, तो ये वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल, ये भी क्या गुड्स हैं? यस, दीज आर ऑल्सो गुड्स। अगर ये इंडिया में आ गए तो इनका भी इंपोर्ट कहलाएगा और इस पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। लेकिन ये वही वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल गुड्स कहलाएंगे जिनका इंडिया में आना इस कारण से था तो कि वो इंडिया में ही उपयोग हो। अगर वो सिर्फ एक कन्वेंस की तरह इंडिया में आए हैं, ठीक है, माल पहुंचाने के लिए और वापस चले जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा अब वो गुड्स नहीं है। ठीक है, तो वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, इनके लिए कुछ बातें यहां पे लिखी हुई है। द वेसल इंटर्स द टेरिटोरियल वाटर मियरली एज कन्वेंस। अगर वो कन्वेंस की तरह इंडिया में आया है एज अ कैरियर ऑफ गुड्स, गुड्स को कैरी करने के लिए, देन इट कैनॉट बी सेड टू बी वेसल वॉज इंपोर्टेड। तो आप ये नहीं कह सकते कि वेसल इंपोर्ट हुआ था। ठीक है, तो इंपोर्ट क्या हुआ था? जो वेसल में गुड्स था वो इंपोर्ट हुआ था, वेसल इंपोर्ट नहीं हुआ था। अगर वेसल सिर्फ कैरियर की तरह आया है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स को आया है, तो वेसल का इंपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वो भी आउटसाइड इंडिया से इन इंडिया आया है, लेकिन वो इंपोर्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंपोर्ट किसका होता है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं ना, वो गुड्स ही नहीं है। वो गुड्स कहला सकता है क्या? हाँ, कहला सकता है। अगर वो इंडिया में आया है, वो इंडिया में ही रह जाएगा, वो इंडिया में ही यूज होगा, तो फिर वो इंपोर्ट है। अगर कोई हवाई जहाज विदेश से आई और अब वो इंडिया में हवाई जहाज रहेगी, इंडिया में यूज होगा उसका, तो इंपोर्ट किया गया है हवाई जहाज। स्टोर्स, स्टोर्स क्या होता है? फ्यूल, स्पेयर्स, एसेसरीज। फ्यूल जो भी इस जहाज में डलता है, वेसल में, शिप में, व्हीकल में, वो फ्यूल। ठीक है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में एटीएफ डलता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। जैसे रोड व्हीकल्स होंगी तो उसमें पेट्रोल डीजल डल रहा होगा, वैसे ही शिप में जो भी फ्यूल डलता है वो फ्यूल। स्पेयर्स, स्पेयर का मतलब क्या होता है? कुछ व्हीकल का पार्ट्स वगैरह। ठीक है, एसेसरीज अगेन व्हीकल के कुछ पार्ट्स वगैरह। ठीक है, तो जब विदेश से शिप आती है ना, तो उस पर फ्यूल भी पड़ा रहता है, कई टैंकर फ्यूल भी रखते हैं। ठीक है, कि जैसे ही खाली हो जाएगा तो फ्यूल भर देंगे शिप में। ठीक है, कुछ उसके एसेसरीज और पार्ट भी होते हैं शिप के, कि शिप का ये पार्ट खराब हो गया, ये एसेसरीज खराब हो गई तो हम बदल देंगे। ठीक है, तो जब शिप विदेश से इंडिया में आई
तो उस पे माल तो कुछ आया ही है, साथ में वो शिप भी आई है और शिप का फ्यूल और एसेसरीज भी आया है। तो क्या वो फ्यूल और एसेसरीज गुड्स हैं? आर दोस फ्यूल एंड एसेसरीज गुड्स? नो, दे आर नॉट गुड्स if it is to be used on that ship, if it is to be used on that ship। लेकिन अगर हम उसको इंडिया में यूज करने वाले हैं, ठीक है, उस माल को उतार लेंगे और इंडिया में यूज करने वाले, तब वो गुड्स है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट करते हैं ये बात। मान लीजिए जहाज जो है, जो बेसिकली शिप है, वो इंडिया में आ जाती है, ठीक है, इंडिया के अंदर आ जाती है, 12 नॉटिकल माइल्स के पानी के अंदर आ चुकी है, ठीक है, तो वो अब इंडिया में है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फ्यूल को या एसेसरीज को यहां पे यूज कर रहे हैं, तो कंजप्शन इन इंडिया भी हो गया। तो क्या इसे इंपोर्ट मान लिया जाएगा? नहीं, इसे इंपोर्ट तब माना जाएगा जब इस माल को उतारा जाए इंडिया में और अब इंडिया में यूज किया जाए। ठीक है, उस व्हीकल पे अगर यूज होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको इंपोर्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं exempt if used on vehicle used as carrier। जिस व्हीकल को कैरियर की तरह यूज किया जा रहा है, उसी व्हीकल में अगर ये सब कुछ यूज होगा, इंडिया में यूज होगा, तो भी इस पे टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, बैगेज, बैगेज का मतलब होता है पर्सनल लगेज। व्हाट इज दिस पर्सनल लगेज? जब हम विदेश से घूम के आते हैं तो शॉपिंग वगैरह करके आए हैं कुछ, ये जो हम शॉपिंग करके लाते हैं, क्या इस पे टैक्सेस लगते हैं? मान लीजिए हम यूएस गए थे घूमने, ठीक है, और 5-6 दिन घूम के आए हैं वहां से, तो बड़ी सारी शॉपिंग भी करके आए हैं, तो अब इंडिया में हम जब लेके आएंगे वो माल, तो क्या उस पर टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, अगर हम विदेश से शॉपिंग करके लाते हैं तो इंडिया में आएंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है बैगेज। ठीक है, पर्सनल लगेज को कहा जाता है बैगेज, दैट इज ऑल्सो गुड्स। हाँ, हालांकि आपको बता दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे जब बैगेज रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि थोड़ी बहुत शॉपिंग की है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, एक लिमिट दी गई है वहां पे, वो वहीं पे बताएंगे आपको कि एक लिमिट दी गई है, उस लिमिट से ज्यादा की अगर आप शॉपिंग करते हो ना, तभी टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम विदेश गए थे 2 शर्ट खरीद के ले आए तो उस पर भी टैक्सेस लगेगा, नहीं, उस पर नहीं लगता। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी वहां पे पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। अभी हम गुड्स की डेफिनेशन बता रहे हैं, तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? कन्विंस भी आ जाते हैं, हाँ, जो कन्विंस यूज हो रहा है वो भी आ जाते हैं। स्टोर्स भी गुड्स की डेफिनेशन में, बैगेज गुड्स की डेफिनेशन में, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हम विदेश से करेंसी लेके आए हैं, विदेश गए थे घूमने, कुछ डॉलर्स मेरे पास हैं जेब में, ठीक है, और तो और कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक्स वगैरह हैं, ठीक है, ये विदेश से आप लेके आ रहे हो, क्या ये भी गुड्स कहलाएंगे? यस, दीज आर ऑल्सो गुड्स एंड दे आर लायबल फॉर टैक्सेस। और तो और आपको ये भी बता दें, कुछ अमाउंट दिया गया है कि आप विदेश से आते समय कितना कैश अपने पास रख सकते हो। अगर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर आपके पास कैश पाया जाता है तो कैश कन्फिस्केट कर लिया जाता है। कस्टम ऑफिसर वो कैश आपका रख लेंगे, आपसे डिटेल मांगेंगे, आप डिटेल फर्निश करेंगे, उसके बाद वो रिलीज करेंगे। ठीक है, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अलावा और कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो भी गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स क्या है? जो माल आता है वो तो गुड्स है, ये व्हीकल गुड्स हैं सारे। ठीक है, उस पे स्टोर्स जो है वो भी गुड्स है, बैगेज हमारा गुड्स है, अगर घूमते हुए हम कुछ लेके आ गए, जेब में करेंसी वगैरह विदेश से लेके आए हैं वो भी इंपोर्ट है, चेक वगैरह पड़ा है वो भी गुड्स का इंपोर्ट है। ठीक है, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो गुड्स। The reason being that if the vessel enters the territorial water for the purpose of unloading the cargo, then the import is of cargo and not of the vessel. हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर वेसल इंडिया में इसलिए एंटर की है ताकि कार्गो को अनलोड करना है, कार्गो का मतलब गुड्स, ठीक है, कार्गो को अनलोड करना है, गुड्स को अनलोड करना है और फिर वापस चले जाना है, तो इंपोर्ट कार्गो का हुआ है ना कि वेसल का हुआ है। ठीक है, लेकिन वेसल आई है इंडिया में ही अब रह जाएगी तो वेसल का भी इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कन्विंस,
As per section 219 of the Custom Act defines conveyance includes a vessel. Conveyance का मतलब होता है vessel, aircraft और vehicle. अगर समुद्र से आएगा तो vessel पे आएगा, हवा से आएगा तो एयरक्राफ्ट से आएगा, और अगर जमीन से आएगा तो व्हीकल से आएगा. कोस्टल गुड्स. As per section 27 of the Customs Act, the term coastal goods means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another. Coastal goods means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another port. अगर इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर माल ले जाया जा रहा है तो उसे कोस्टल गुड्स कहा जाता है. ठीक है, ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं होता, ये विदेश से नहीं आया है, ये माल इंडिया का ही है और एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहा है. ठीक है, रिपीट करते हैं अपनी बात. ये इंडिया, यहां तक है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया. ठीक है, ये एक पोर्ट है. पोर्ट क्या होता है? समुद्री तट. ठीक है, समुद्री किनारा जिसको हम कहते हैं. ठीक है, एक ये पोर्ट है. ठीक है, इस पोर्ट से इस पोर्ट पे माल जो जा रहा है. ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पानी में तो जा रहा है लेकिन इंडिया का ही पानी है. ये 12 नॉटिकल माइल तक का पानी क्या कहलाता है? भारत. ये हमारा भारत देश है, ये पानी भी हमारा ही है. ठीक है, अगर इंडिया के इस पोर्ट से, और ये अंदर जो है ये लैंड मास है. लैंड मास कितना है? जमीन कितनी है? धरती हमारे देश की, ये लाल वाली है धरती है, ये हमारे देश की ये धरती है. ठीक है ना. तो इस जगह से, यहां से ये माल उठ के यहां पे आया है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे आया है, तो इस जो माल यहां से यहां ट्रांसफर किया गया इसको क्या बोला जाता है? कोस्टल गुड्स. ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट? कोस्टल गुड्स. लेकिन ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं हो सकता. मतलब जैसे कि विदेश से ये माल यहां पे आया पहले, ठीक है, और फिर आप यहां से उठा के यहां माल ले आए दूसरे पोर्ट पे, तो क्या कह रहा है? ये कोस्टल गुड्स है? नहीं, ये कोस्टल गुड्स नहीं है, ये वाला नहीं है कोस्टल गुड्स. जो माल इंडिया से, इंडिया में ही जाता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे, उसको कोस्टल गुड्स कहते हैं. विदेश से माल एक पोर्ट पे आया, एक समुद्री तट पे आया, और उसको उठा के हम दूसरे समुद्री तट पे ले जाएंगे, तो क्या उसे कोस्टल गुड्स कहेंगे? नहीं, उसको कोस्टल गुड्स नहीं कहेंगे. The term coastal goods means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another. Under section 71D of the Customs Act 1962, the Central Board of Excise and Custom may by notification in the official gazette appoint the port which alone shall be coastal ports for carrying on of trade in coastal goods for any class of such goods with all or any specified port in India. कह रहा है गवर्नमेंट चाहे तो, सीबीईसी इनफैक्ट सीबीईसी चाहे तो नोटिफाई कर सकती है एक पोर्ट को कोस्टल पोर्ट की तरह. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक पोर्ट को ही आइडेंटिफाई कर सकती है कि दिस इज ए कोस्टल पोर्ट. मतलब यहां पे विदेशी माल नहीं आएगा, यहां पे अपने देश का ही माल आप क्या कर सकते हो? ला सकते हो. ठीक है, तो कह रहा है कि सीबीएसई चाहे तो किसी एक पोर्ट को कोस्टल पोर्ट की तरह नोटिफाई कर सकती है. कोस्टल पोर्ट की तरह अगर नोटिफाई हो गया कोई भी पोर्ट, तो इसका मतलब हो गया कि उस पोर्ट पे इंपोर्टेड गुड्स नहीं आएंगे, बस कोस्टल गुड्स आएंगे. ठीक है, मतलब अपने देश का ही माल दूसरे पोर्ट से यहां पे आ सकता है. तो कह रहा है सीबीएसई चाहे तो ऐसे कुछ पोर्ट्स को नोटिफाई कर सकती है कि दैट इट इज कोस्टल पोर्ट्स. समझ में आ गई बात सबको? कस्टम एरिया. कस्टम एरिया किसे कहते हैं? जैसे जो पोर्ट्स होते हैं ना, समुद्री में तट जहां पे माल विदेशों से आता है, तो वहीं पे कस्टम स्टेशन होता है. ठीक है, कस्टम स्टेशन का कि वो जगह जहां पे माल को रखा जाता है बिफोर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ठीक है, उसी एरिया को कहा जाता है कस्टम एरिया. As per section 211 of the Customs Act, custom area means the area of a custom station and includes any area in which imported goods or exported goods are ordinarily kept before clearance by the custom authority. बेसिकली जैसे ही आपको माल, जैसे मान लीजिए विदेश से आपका माल आया है, ठीक है, तो जब आप छुड़ाने जाते हो तो आप शिप पे से उतार के सीधे नहीं लेके आ रहे हो. शिप पे से माल आया तो कस्टम वाले क्या करते हैं? उस माल को उतरवा के एक जगह पे रख देते हैं. ठीक है, फिर आप जब जाते हो तो आप वहां से माल छुड़ा के लेके जाते हो. तो जब आपका माल आया था तो जिस जगह पे लाके रखा गया था उसको कहा जाता है कस्टम एरिया. ठीक है,
Custom station. As per section 213 of the Customs Act, station means any custom port, custom airport और land custom station. Custom station किसको कहा जाता है? अगर समुद्री तट पे है तो उसको कस्टम पोर्ट को कहा जाता है. हवा से माल आते हैं तो वो सब कस्टम एयरपोर्ट पे आते हैं, तो कस्टम एयरपोर्ट को कहा जाता है कस्टम स्टेशन. और लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं. तो बेसिकली कस्टम स्टेशन का मतलब कस्टम एयरपोर्ट हो सकता है, लैंड कस्टम स्टेशन हो सकता है और कस्टम्स पोर्ट हो सकते हैं. ठीक है, उन्हीं को कस्टम स्टेशन कहा जाता है. और कस्टम स्टेशन में जिस जगह पे माल रखा जाता है बिफोर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो उसको कहा जाता है कस्टम एरिया. ड्यूटीएबल गुड्स. As per section 214 of the Customs Act, the term is defined to mean any goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid. वो गुड्स जिस पे ड्यूटी लगनी है, ठीक है, इज चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन विच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड. जिस पे ड्यूटी लगती है लेकिन ड्यूटी पे नहीं किया गया उसे कहा जाता है ड्यूटीएबल गुड्स. इट मीन्स टू से दैट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट और गुड्स शुड फाइंड अ मेंशन इन द कस्टम टैरिफ एक्ट. कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या है? शेड्यूल, 2 शेड्यूल है. पहला शेड्यूल है जिसमें किन इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगते हैं वो आइटम्स लिखे हुए हैं, और जिन एक्सपोर्टेड आइटम्स पे टैक्सेस लगते हैं उनका नाम शेड्यूल 2 में है. ठीक है, तो कहता है कि कस्टम टैरिफ एक्ट में तो पक्का उसका नाम होगा. क्यों? क्योंकि इस पे ड्यूटी लग रही है. ठीक है, तो ये तो एक क्लैरिफिकेशन हो गई बेसिकली कि ये, बट वेरी ऑब्वियस सी बात है कि उसका नाम कस्टम टैरिफ एक्ट में भी जरूर होगा उस गुड्स का. ठीक है, तो ड्यूटीएबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका कस्टम टैरिफ एक्ट में नाम है. ठीक है, तभी तो उस पे टैक्स लग रहा है. ठीक है, और उस पे टैक्स अभी पे नहीं हुआ है, क्योंकि वंस उस पे टैक्स पे हो गया तो फिर वो ड्यूटीएबल गुड्स नहीं कहलाएंगे. ड्यूटीएबल गुड्स का मतलब होता है उस पे ड्यूटी देनी है. ठीक है, पर्सन इन चार्ज. पर्सन इन चार्ज. पर्सन इन चार्ज का मतलब होता है, एकदम आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो ड्राइवर ऑफ द व्हीकल. व्हीकल का जो चालक है, जो व्हीकल को, गाड़ी को चला रहा है, उसको कहा जाता है पर्सन इन चार्ज. ठीक है, जैसे वेसल के केस में, वेसल मतलब शिप के केस में मास्टर, हम पता है क्या बोलते हैं उसको, जो शिप चलाता है उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द शिप. ठीक है, उसी को कहा जाता है पर्सन इन चार्ज. वही है पर्सन इन चार्ज. शॉर्ट में हम इसको हमेशा पीआईसी बोलेंगे, याद रखिएगा, पीआईसी. ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे? ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, जो गाड़ी चलाता है उसको पर्सन इन चार्ज कहते हैं. ठीक है, अब एयरक्राफ्ट में, ठीक है, एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट चलाता है उसको हम बोलते हैं पायलट. बोलते हैं ना हम बोलचाल की भाषा में पायलट. वो पायलट ही क्या है? पर्सन इन चार्ज. ठीक है, तो चाहे तो कह लीजिए कमांडर भी कहते हैं और पायलट इन चार्ज कहते हैं. इसी को कहते हैं पर्सन इन चार्ज. ट्रेन कौन चलाता है? ट्रेन जो चलाता है उसको हम कंडक्टर या गार्ड बोलते हैं. ठीक है, वही है पर्सन इन चार्ज. ठीक है, व्हीकल, व्हीकल का मतलब हो गया ट्रक वगैरह, उसको जो चलाता है हम उसको बोलते हैं ड्राइवर. वही है पर्सन इन चार्ज. वही है पर्सन इन चार्ज. ठीक है, अब बाकी गाड़ियों के रिस्पेक्ट में बचा ही नहीं वैसे तो कुछ. अगर बाकी कोई इसी और साधन से भी माल आ रहा है तो जो उसको चला रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन इन चार्ज. ठीक है, तो ये तो साधारण डेफिनेशंस थी. अब देखिए एक टेक्निकल डेफिनेशन भी आपके सामने आ गई है. इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट क्या होता है? आईजीएम. शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट. आइए समझाते हैं आपको. पता है, जैसे ही पोर्ट पे गाड़ी लगा दी जाती है, जैसे कि अगर माल शिप से आ रहा है तो जैसे ही कस्टम्स पोर्ट पे शिप को लगा दिया जाता है तो जो पर्सन इंचार्ज होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आईजीएम पेश करे. आईजीएम पेश करे, ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट है. ये पेश करे किसको? कस्टम ऑफिसर को. देखिए ऐसे समझिए, आईजीएम ये एक कागज का टुकड़ा है. ठीक है, पर्सन इंचार्ज जैसे ही अपनी गाड़ी लगाएगा, ठीक है, जैसे ही कस्टम स्टेशन पे आएगा तुरंत पकड़ाएगा एक कागज. ठीक है, किसको पकड़ाएगा? किसको पकड़ाएगा? कस्टम ऑफिसर को. और कस्टम ऑफिसर को क्या बोला जाता है हम आपको बता दें. कस्टम्स
एक्ट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रॉपर ऑफिसर, तो हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा, प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, कस्टम ऑफिसर को वो क्या पकड़ाएगा? आईजीएम पकड़ाएगा। आईजीएम में क्या लिखा होता है? आईजीएम में लिखा होता है जितने भी गुड्स इस शिप पे, जो पर्सन इंचार्ज शिप लेके आया है, इस शिप पे जितने भी माल लोडेड है उसकी डिटेल होती है। तो आईजीएम में क्या होता है? डिटेल ऑफ ऑल गुड्स लोडेड। ठीक है, तो ऑल गुड्स लोडेड में क्या क्या डिटेल होगा? इसमें कुछ माल ऐसा होता है जिसको अनलोड करना है, गुड्स टू बी अनलोडेड। ठीक है, इसमें कुछ माल ऐसा है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसकी? पर्सन इंचार्ज की। ठीक है, पर्सन इंचार्ज अपना टिफिन भी तो लाया होगा, कुछ खाने पीने का सामान लाया होगा। ठीक है, उसका अपना कपड़ा लत्ता भी होगा, शिप पे वो भी तो होगा। जो शिप चला के आ रहा है, 50 दिन हो गया समुद्र में चलाते चलाते शिप लेके आया है, पहुंचा है, तो उसका अपना पर्सनल सामान भी तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, शिप से रिलेटेड भी सामान होगा, क्या वो भी लिखेगा आईजीएम में वो? हाँ, शिप पे जितना भी सामान है, चाहे वो शिप से माल उतारना है या फिर नहीं उतारना, उसका अपना पर्सनल माल है, सारे की डिटेल देनी होगी आईजीएम में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन इंचार्ज। पर्सन इंचार्ज की प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या था? पर्सन इंचार्ज की एक गोल्ड चेन भी थी उसी में। ठीक है, हाँ भाई, गोल्ड चेन पहन के आया था, रास्ते में उतार के रख दिया था, वो भी पड़ी है शिप में, वो भी लिखेगा। ठीक है, पर्सन इंचार्ज के पास एक रिवॉल्वर भी है। ठीक है, वो भी रखा हुआ है शिप में, वो भी नोट करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, रिवॉल्वर क्यों लेके आया होगा? शिप चला रहा है, उसको रिवॉल्वर का क्या काम है? एक बार पहले भी पता है हमने पूछा था बच्चों से, ये बताओ कि बच्चों के वो रिवॉल्वर लेके आए, रिवॉल्वर का क्या काम होगा? तो एक बच्चे ने बताया, सर समुद्री डाकू से बचाने के लिए। उन्होंने नहीं, समुद्र में कहाँ डाकू डकैती हो रही है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे जानवर आ जाते हैं सामने, ठीक है, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां कुछ आ गई, ठीक है, जिनसे बचाना है अपने आप को, तो उसके लिए वो लोग गन वगैरह भी रखते हैं। ठीक है, तो गुड्स टू बी अनलोडेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन इंचार्ज। और सुनिए अब इसके बाद, गुड्स इन ट्रांजिट, वो डिटेल देगा गुड्स इन ट्रांजिट का भी। गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है पता है? इस शिप में, ये बड़ी सी शिप है, ऐसे बड़ा बनाए तब आपको समझ में आएगा, ये बड़ी शिप है, इसमें ए बी सी डी 4 कार्टून माल रखा हुआ है। ठीक है, 4 कार्गो, ए बी सी डी। ठीक है, ये शिप आई है यूएस से, अमेरिका से शिप आई है। इंडिया में पता है क्या उतारना है उसको? ए और बी इंडिया में उतारना है, और सी और डी को लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाना है। ये तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा माल, ये यहां थोड़ी ना उतरेगा। तो जो शिप में माल रह जाएगा और आगे निकल जाएगा शिप लेके माल को, उसको कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। तो इंडिया में जब पोर्ट पे माल उतरेगा तो इंडिया वाले कस्टम ऑफिसर को सारी जानकारी चाहिए। वो पूछेगा, ये बताओ कितना माल यहां उतारोगे, उसकी डिटेल, गुड्स टू बी अनलोडेड, तो बताएगा ए बी, साहब हम ए बी उतारेंगे। फिर कहेगा, अच्छा तुम्हारा अपना सामान क्या क्या पड़ा है? तो कहेगा, सर मेरा एक गन पड़ा है, मेरे खाने का सामान पड़ा है, मेरी चेन पड़ी है, गोल्ड चेन पड़ी है, ये सब वो बताएगा। अच्छा, कुछ माल आगे भी लेके जाना है क्या इसमें से? हाँ साहब, सी और डी आगे लेके जाना है। सबको बात समझ में आ रही है कि आईजीएम में क्या क्या होता है? आईजीएम में क्या होगा? सारा माल जितना भी है उस सब की डिटेल, चाहे वो माल इंडिया में उतरेगा या फिर आगे जाएगा। और सुनिए, गुड्स ट्रांसशिपमेंट, अभी हमने क्या बोला था? गुड्स इन ट्रांजिट। अब एक नया वर्ड लिखा हमने, गुड्स ट्रांसशिपमेंट। ये क्या होता है? ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है माल आगे जाएगा लेकिन उस व्हीकल से नहीं जाएगा, उस वेसल से नहीं जाएगा, अब आगे जाएगा दूसरे वेसल से। आइए समझाएं आपको। ये देखिए, ये एक बड़ा जहाज आ रहा है। कहां आ रहा है? ये इंडिया आ रहा है, बड़ा जहाज। ठीक है, इसमें 4 माल है, ए बी सी डी। ये ए और बी इंडिया में उतर गया।
ठीक है, और फिर उसके बाद ये सी और डी भी उतरा, ये सी और डी को उतार के छोटे जहाज में लाद दिया गया। ठीक है, और ये छोटा जहाज अब लिया और लेके दूसरे देश में चला गया। तो सी डी को पता है क्या कहा जाएगा? गुड्स ट्रांसशिपमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? गुड्स ट्रांसशिपमेंट। अगर सी और डी इसी जहाज में आगे चला जाता तो पता है सी और डी को क्या बोलते? तब बोलते गुड्स इन ट्रांजिट। अगर सी डी इसी जहाज में जाता, बड़े वाली जहाज में ही आगे बढ़ जाता ना, तो इसे बोलते गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, उतर के दूसरे जहाज से अब माल जाएगा तो उसे कहेंगे गुड्स ट्रांसशिपमेंट। अच्छा, बड़ा छोटा मत रट लीजिएगा। ठीक है, बड़ा छोटा तो हमने आपके दिमाग में एक इमेज बैठाने की कोशिश की कि अब सिंस माल कम हो गया है तो बड़ी जहाज ले जाके आगे क्या करेंगे। ठीक है, अरे भाई बड़ी वाली जहाज में फ्यूल भी तो ज्यादा लगता होगा। ठीक है, छोटी जहाज है तो फ्यूल भी कम लगता होगा, है कि नहीं? बाइक चलाने में और कार चलाने में दोनों में बराबर पेट्रोल लगता है क्या? नहीं ना। बड़ी गाड़ी होगी तो पेट्रोल ज्यादा खाती है। तो भाई माल कम है तो अब हमने सोचा कि अब बड़ी गाड़ी से क्या करने ले जाएं, तो छोटी गाड़ी से ले जा रहे हैं, इसलिए हमने छोटा बड़ा बोल दिया। छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है कि अगर सेम गाड़ी में माल जाएगा तो गुड्स इन ट्रांजिट है, बदल के गाड़ी माल जाएगा तो क्या कहलाएगा? गुड्स ट्रांसशिपमेंट। क्लियर सबको? तो हमको ये सारी डिटेल क्या करनी है? दे देनी है आईजीएम। यही होता है आईजीएम। तो आईजीएम बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें गुड्स की सारी डिटेल को पर्सन इंचार्ज कस्टम ऑफिसर को पकड़ाता है जब वो गुड्स शिप को लेके कहां पे आता है? पोर्ट पे आता है। Import General Manifest IGM. IGM is a document to be filed in prescribed form with the customs by the carrier of the goods, that is the steamer agent or airlines. This document indicates the details of all the goods to be transshipped, private property of the crew, arms and ammunitions, gold and silver should also be cleared separately, irrespective of whether for landing, for transshipment, or for being carried at same bottom cargo. The IGM has to be filed within 24 hours after arrival. सारी बात हो गया। Irrespective of whether for landing, माल उतारना है, ट्रांसशिपमेंट करना है, सेम कार्गो में आगे ले जाना है, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट है। IGM has to be filed within 24 hours after arrival of the ship or aircraft. 24 घंटे के अंदर अंदर IGM पेश कर देना होगा। ठीक है, जैसे ही शिप एयरक्राफ्ट आ गई है 24 घंटे के अंदर आईजीएम देना होगा आपको। However, in the case of vessel, that is ship, the manifest may be delivered even before the arrival of the vessel. और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कह रहे इन केस ऑफ वेसल, शिप के केस में, ठीक है, ये जो मैनिफेस्ट होता है, आईजीएम होता है, ये वेसल के अराइवल से पहले भी पर्सन इंचार्ज दे सकता है। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका? शिप अभी पहुंची ही नहीं है कस्टम स्टेशन, उसके पहले ही उसका ड्राइवर क्या कर रहा है? आईजीएम दे रहा है। पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है। आपको कुछ समय बाद ये बात पता भी चल जाएगी कि ये कैसे पॉसिबल है। आपको हम बता दें, हमारे देश में लगभग 70% जो इंपोर्ट होते हैं वो समुद्र से होते हैं, सी से होते हैं। पता है, एयर से नहीं होता, हवाई जहाज से नहीं आता माल विदेशों से, वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, और रोड से कनेक्टिविटी कितने देशों से है? बहुत लिमिटेड देश हैं जिनसे रोड से कनेक्टिविटी है हमारी। ठीक है, तो पता है ज्यादातर माल हमारे देश में अगर विदेशों से आ रहा है तो कहां से आ रहा है? समुद्र के जरिए आ रहा है। हमारे देश में जो समुद्र के जरिए माल बाहर से आ रहा है, हमारे जो पोर्ट्स होते हैं वो इतनी बिजी हैं कि समुद्र के किनारे पे लाके जहाजों को एक एक महीने तक वेट करना पड़ता है। आप ये हालत है हमारे देश में कि अगर आपको बताते हैं, देखिए ये हमारे देश की बाउंड्री है। ठीक है, यहां पे हमारा कस्टम पोर्ट है। ठीक है, इस कस्टम पोर्ट पे पहले ही से बहुत सारी जहाज लगी हुई है, माल उतार रही है अपना। बहुत बिजी रहते हैं ये पोर्ट्स, खाली नहीं रहते। कितनी शिप होती हैं यहां आके लगा के पानी में ही खड़ी है बेचारी, यहां पे जगह ही नहीं है कि आके लगा के यहां पे माल उतारें। महीने महीने भर तक की वेटिंग चल रही है कि महीने भर बाद तुम्हारा नंबर आएगा, आके लगाना पोर्ट पे। ऐसे ऐसे पोर्ट भी हैं। ठीक है,
सभी पोर्ट का हाल ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ पोर्ट बहुत बिजी भी है। एक पोर्ट है, आपको बताते हैं, जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। इसमें तो महीने महीने भर की वेटिंग लग जाती है, इतना पोर्ट बिजी है हमारा। ठीक है, अब होता क्या है कि ऐसे केस में यहां पे जो पर्सन इंचार्ज होता है ना, देखिए इस शिप का जो चालक है, पर्सन इंचार्ज ड्राइवर, वो क्या करता है, इसी शिप में से कूद जाता है। ठीक है, अब पानी में ही बेसिकली, अब यहां जमीन के किनारे का पानी है ना, तो अब ये पानी का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बहुत डूबेगा तो यहां तक डूबेगा। ठीक है, पानी में कूद जाता है और छपाक 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 छपाक, या फिर एक बोट मंगवा लेता है, छोटी बोट मंगवा लेगा और इसमें बैठ के, दिख रहा है बहुत छोटी है ना। ठीक है, लीजिए थोड़ी बड़ी कर दिया हमने, ये रही छोटी वाली बोट। ठीक है, जो इसका ड्राइवर था बड़ी वाली शिप का, वो क्या करता है, छोटी वाली बोट में बैठ जाएगा या फिर खुद ही पानी में कूद जाएगा और चलते 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 पहुंच जाएगा कस्टम पोर्ट तक, और यहां पे आके आईजीएम पेश कर देगा, साहब ये माल लेके शिप में आए हैं। शिप आई है क्या? नहीं, शिप अभी आई नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड कि क्या कहना चाह रहा था, कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आईजीएम शिप आने के 24 घंटे में तो देना ही पड़ेगा। अगर शिप यहां पहुंच गई पोर्ट पे तो 24 घंटे के अंदर आईजीएम पेश करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पहुंची है शिप तो भी क्या आईजीएम पेश कर सकते हो? हां, कर सकते हो। ठीक है, और शिप पहुंची ही नहीं फिर भी आईजीएम क्यों पेश कर रही है, हमने आपको समझाया कि इसलिए करते हैं क्योंकि अभी बड़ी लंबी वेटिंग चल रही है, शिप को ला ही नहीं पाएंगे पोर्ट पे, तो वो कूद काट के क्या करता है, खुद ही चला आता है दौड़ते भागते और आईजीएम पेश कर देता है, साहब ये मान लेके हम शिप में आए हैं, ताकि कम से कम वो सब प्रतिक्रिया तो खाली रहे, कि कम से कम जैसे ही क्या होगा, जगह खाली होगी खट से शिप लगा देगा, फिर नहीं तो पता चला आईजीएम पेश करने में ही समय निकल गया। फिर समझ में आ रही है बात सबको? दिस इज नोन एज प्रायर एंट्री इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट। अगर आपकी शिप आने से पहले आपने आईजीएम दे दिया तो इसे कहा जाता है प्रायर एंट्री आईजीएम, और शिप आ गई उसके बाद आपने आईजीएम दिया तो उसे क्या कहा जाता है? आईजीएम। शिप आ जाएगी फिर आईजीएम देंगे तो क्या कहा जाता है? आईजीएम। ठीक है, कहां पे आती है हम आपको बताएं, उसको कहा जाता है बर्थिंग प्लेस। शिप को लगाना कहां पे होता है? देखिए एक जगह होती है जहां पे लाके शिप को रोकना होता है, जैसे ये मान लीजिए ये कस्टम पोर्ट है ना, तो यहीं से थोड़ा सा पहले एक जगह होती है, इसी को कहा जाता है बर्थिंग प्लेस। यहीं पे लाके शिप को रोका जाता है। ठीक है, तो लेकिन बर्थिंग प्लेस पे तो पहले ही बहुत सारी शिप खड़ी रहती है, तो इसलिए कभी कभी बर्थिंग प्लेस तक लाने की जगह नहीं होती, तो सब दूर में ही शिप को खड़ी कर देते हैं, उतर के आते हैं और क्या करते हैं? आईजीएम पेश कर देते हैं। तो बर्थिंग प्लेस पे लगाने से पहले अगर आईजीएम पेश किया गया, ऐसे याद कीजिए, बर्थिंग प्लेस पे शिप को लगाने से पहले अगर आईजीएम पेश किया गया तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रायर एंट्री आईजीएम। और बर्थिंग प्लेस पे लगा के शिप को आईजीएम पेश किया गया तो क्या बोला जाएगा? आईजीएम। The system enables the importer to file bill of entry and get them assessed and paid duty so that the goods can be taken delivery soon after the unloading. इससे फायदा ये होता है बेसिकली कि आईजीएम पेश होने के बाद ही इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसमें बिल ऑफ एंट्री ऐसा होता है कुछ। बिल ऑफ एंट्री इज बेसिकली अ फॉर्म, आप कह लीजिए, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री इज अ फॉर्म, इसमें लिखा होता है आइटम, एसेसेबल वैल्यू, रेट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी। आप ऐसे लिखते हो, आपने क्या मंगाया है? एक्स आइटम मंगाया है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपया है। रेट ऑफ ड्यूटी इसका 20% है, इसलिए ड्यूटी कितनी बनेगी? 20,000 रुपया। कौन भरेगा? ये इंपोर्टर। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर को भरना है, जिसको टैक्सेस जमा करना है ना, वही ये फॉर्म भरता है। वो बताता है कि ये आइटम इस वैल्यू का, जिसका रेट भी इतना है, इंपोर्ट ड्यूटी का रेट भी वो खुद ही भरेगा, उसको सारी जानकारी होनी चाहिए इंपोर्टर को, ठीक है। तो जैसे ही माल आ जाता है, ठीक है, बेसिकली आईजीएम पेश हो चुका है। आईजीएम अगर पेश हो चुका है तो उसके बाद बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर लेके आ सकता है। बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर भरेगा, ठीक है, जिसमें वो बताएगा कि इतना टैक्सेस हमारा बनता है। मतलब कस्टम ऑफिसर, ऐसे समझ लीजिए कि कस्टम ऑफिसर आपको नहीं बताएगा कि इतना टैक्स जमा करो और माल ले जाओ। अगर मेरा माल आया है ना, तो हमको खुद बताना होगा कि मेरा इतना टैक्स बनता है, और कस्टम ऑफिसर बस इसको चेक करता है, इस फॉर्म को, कहेगा बिल ऑफ एंट्री भर के लाओ, हम भर के लाएंगे, ले जाएंगे, कहेंगे देखिए इतना होता है साहब, वो बस इस पे एक ठप्पा मारेगा, साइन करेगा,
अब फिर हम क्या करते हैं, इस बिल ऑफ एंट्री को लेके चले जाते हैं बैंक में और जाते हैं 20,000 रुपया वहां जमा करते हैं, उसकी हमको रसीद मिलती है, ला के कस्टम ऑफिसर को दिखाते हैं, देखो मैंने जमा कर दिया, अब अपना माल लेके हम चले जाते हैं छुड़ा के। ये तरीका होता है, ठीक है। तो बेसिकली आईजीएम जल्दी क्यों पेश कर दे रहा है परसेंटेज चार्ज, पता है, ताकि इंपोर्टर भी अपना काम नक्की कर ले, वो भी धड़ाक से आएगा, बिल ऑफ एंट्री वगैरह साइन वाइन करा के उसको क्या करेगा, टैक्स जमा करके एकदम रेडी रहेगा। जैसे ही मौका मिला, सिप आई, माल उतरा, खटाक से लेके इंपोर्टर चला जाएगा, कागजी कार्रवाई पहले से करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आईजीएम के बाद ही बिल ऑफ एंट्री पॉसिबल है। आईजीएम कौन पेश करता है, पर्सन इंचार्ज। बिल ऑफ एंट्री कौन पेश करता है, इंपोर्टर। आईजीएम कौन प्रेजेंट करता है, पर्सन इंचार्ज जो शिप चला रहा है। और जो इंपोर्टर है इंडिया में, जिसने माल मंगाया है, वो क्या पेश करता है, बिल ऑफ एंट्री। वो कस्टम ऑफिसर को बिल ऑफ एंट्री दिखाता है, साहब ये माल आया है, इतना रुपया टैक्स बनता है, साहब इस पे क्या करते हैं, ठप्पा लगाते हैं, साइन मारते हैं और पकड़ा देते हैं। फिर इंपोर्टर क्या करता है, बैंक जाता है और जितना ड्यूटी होता है वो जमा करता है। तो बैंक वाले उसको रसीद देते हैं जमा की, वो लेके आता है, दिखाता है कस्टम ऑफिसर को, ये देखिए मैंने इतना टैक्स जमा कर दिया। कस्टम ऑफिसर कहता है लीजिए अपना माल और चलते बनिए। सबको बात समझ में आई। इस बिल ऑफ एंट्री का पूरा नाम सीखते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। इस बिल ऑफ एंट्री को क्या बोलते हैं बच्चों, आपको बताते हैं। इस बिल ऑफ एंट्री को बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, फुल लिखना चाहिए हमें। इसे बोला जाता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल की है ताकि हम इसको घर ले जा सकें, ठीक है। क्या होता है, फॉर्म होता है जिसमें आपको बताना होता है आपने क्या माल मंगाया है, जिसकी वैल्यू कितनी है और इस पे ड्यूटी कितनी लगेगी, ठीक है। क्या आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन ही फाइल करना आवश्यक है, नहीं, एक और बिल ऑफ एंट्री है जो आप फाइल कर सकते हैं, वो कहलाता है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। बच्चों हमको माल तो छुड़ाना पड़ेगा वहां से, हम माल छुड़ा के या तो अपने पास घर ले आए या तो उनके वेयर हाउस में, कस्टम के पास अपना वेयर हाउस भी है, ठीक है, हम वहां से माल छुड़ा के वेयर हाउस में डलवा दें। पोर्ट पे माल पड़ा नहीं रहेगा, आपको बताया ना पोर्ट बहुत बिजी है, ठीक है। आपका माल हटेगा नहीं तो दूसरे का माल कैसे उतरेगा वहां पे, तो माल तो वहां से तुरंत हटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अगर आप कहते हो सर मेरे अपने गोदाम में भी जगह नहीं है, कहां माल ले जाएंगे हम, तो भैया कस्टम पोर्ट से तो हटाना पड़ेगा क्योंकि दूसरों का माल उतरना है वहां पे, वहां से माल हटाइए और कस्टम के वेयर हाउस में डलवा दीजिए। कस्टम का भी अपना गोडाउन होता है, ठीक है, वो लोग गोडाउन के चार्जेस लेते हैं और आप उनके गोडाउन में माल रखवा सकते हैं अगर आपको बाद में ले जाना है। तो आपको अगर तुरंत माल छुड़वा के ले जाना है तो आप फाइल करते हो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। अगर आपको माल तुरंत नहीं छुड़वाना है तो चिंता मत कीजिए, क्या कीजिए, बिल ऑफ एंट्री फाइल कीजिए फॉर वेयर हाउसिंग। तो आप वहां पे कस्टम ऑफिसर से माल लेंगे और ले जाके कस्टम के ही वेयर हाउस में डाल देंगे, अपने घर ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने वेयर हाउस में डाला तो फिर एक दिन कभी ना कभी तो आओगे वेयर हाउस से छुड़वाने के लिए, कस्टम के गोदाम से माल को छुड़वाने के लिए। तो कस्टम के गोदाम से जब माल आपको छुड़वाना होगा तो एक बार फिर से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी और उस बिल ऑफ एंट्री को कहा जाता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, उसको कहा जाता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं फॉर वेयर हाउस्ड गुड्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको भी कहते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, इसको भी कहते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन। पहचानेंगे कैसे, कौन सी फाइल करनी है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, एक बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। ये वाली जो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन होती है ये व्हाइट कलर की होती है। ये फॉर्म का रंग देख के आप पहचान लेंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो जाइए कस्टम ऑफिस में, एक सफेद कलर का जो फॉर्म है वो उठा लीजिए, वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन है, ठीक है। जो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग है येलो कलर की होती है, ठीक है। और अगर आपने वेयर हाउस में माल रखा ना फिर आपको होम कंजप्शन के लिए माल छुड़ाना है तो एक दूसरा है ग्रीन कलर की फॉर्म, वो आपको भरना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन जब बोलेंगे ना तो व्हाइट कलर अगर बोले तो समझ जाना कि सीधे माल छुड़ा रहे हैं,
और अगर हम बोले कि ग्रीन कलर का फॉर्म भर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, तो समझ जाना कि कस्टम के गोदाम में पहले माल रखे थे, फिर वहां से छुड़वा रहे हैं माल को। समझ में आई गई बात सबको? बोलिए, क्लियर है कि नहीं सबको? दिमाग पे जोर पड़ रहा है? थोड़ा बहुत चलेगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़ रहा है तो पढ़ना भी चाहिए भाई, इतनी जबरदस्त चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, कस्टम के कानून को पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ रहे हो, दिमाग पे जोर भी ना पड़े तो हल्का फुल्का पढ़ने दीजिए, ठीक है? तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन? जो आईजीएम किसने पेश किया था? पर्सन इंचार्ज ने। बिल ऑफ एंट्री कौन फाइल कर रहा है? इंपोर्टर, ठीक है? क्यों फाइल कर रहा है? माल छुड़वाने के लिए, ठीक है? माल छुड़वा के क्या घर ले जाना इमीडिएट आवश्यक है? नहीं। आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन भी फाइल कर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग भी, ठीक है? हम क्या पोर्ट पे माल छोड़ सकते हैं? नहीं, पोर्ट पे माल नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? अरे हमारे पोर्ट बहुत बिजी है, अपना माल हटाएंगे नहीं तो दूसरों का कैसे उतरेगा, ठीक है? और आपको पता नहीं है, अगर आपने छोड़ दिया ना वहां माल तो बहुत पेनाल्टी लगाते हैं सब, ठीक है? तो माल तो तुरंत हटाना ही पड़ेगा। माल उठा के घर ले जाना है तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन सफेद रंग का फॉर्म भरिए, वेयर हाउस में डलवाना है तो कौन से कलर का फॉर्म भरिए? पीले रंग का। और फिर अगर आपने गोदाम में रखवा दिया और फिर माल छुड़वाना है तो अब हरे रंग का फॉर्म भरिए, तो माल छूट जाएगा, ठीक है सबको? अब अगला टॉपिक देखिए, टैक्सेबल इवेंट। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? मतलब एक विचित्र बात अब दिमाग में ये आ रही है कि सर माल का इंपोर्ट किस दिन शुरू हुआ? जिस दिन सर यहां पे शिप पहुंची थी ना तो इंपोर्ट तो शुरू हो गया था, तो सर ड्यूटी इस दिन की लगेगी कि नहीं? इंपोर्ट इसी दिन शुरू हो गया, फिर एक दिन माल यहां तक पहुंच गया कस्टम पोर्ट तक, ठीक है? फिर एक दिन आईजीएम पेश किया गया, उसके बाद फिर एक दिन आया जिस दिन हम बिल ऑफ एंट्री फाइल किए, ठीक है? तो सर ड्यूटी किस दिन की लगेगी? विच इज टैक्सेबल इवेंट। माल 12 नॉटिकल जहाज यहां पे पहुंच गया सर, तो इस दिन का ड्यूटी लगेगा क्या? इंपोर्ट तो शुरू हो गया है सर, तो क्या ये दिन पे जो ड्यूटी लग रहा है, जो आज कस्टम ड्यूटी का रेट है, क्या वो लगेगा? मान लीजिए यहां कस्टम ड्यूटी का रेट 20% था और जब तक माल यहां पहुंचा तब तक कस्टम ड्यूटी का रेट सरकार बदल दी और अब 15% हो गया, तो सर 20 लगेगा कि 15 लगेगा? और तो और जब आईजीएम पेश किया गया तब तक में फिर रेट बदल गया, बिल ऑफ एंट्री जब तक इंपोर्टर ने फाइल किया तब तक फिर रेट बदल गया, तो सर रेट कौन सा लगेगा? रेट के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है? तो एक बहुत ही सुंदर चार्ट आपके लिए बनाने जा रहे हैं, इस बात को रट लीजिए तो आपका क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको कस्टम से कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए आएगी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि विच इज द टैक्सेबल इवेंट, रेट कौन से दिन का लगाएं। आइए नोट कराते हैं। हम आपको बताएंगे रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की होगी और एक्सचेंज रेट किस दिन का होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे माल तो आया है, पता है कितने रुपए का? $1,00,000 का। अब एक बात बताइए, हम भारत में जो टैक्स जमा करते हैं वो डॉलर में करेंगे कि रुपए में करेंगे? रुपए में करेंगे, ठीक है? तो $1,00,000 का अगर 20% रेट है तो $1,00,000 का 20%, $20,000 मेरा टैक्स नहीं बनेगा। पहले डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस पर रेट लगाना पड़ेगा। और ये बात समझ में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप $1,00,000 का माल मंगाए हो विदेश से तो डॉलर पे थोड़ी ना हम कंप्यूट करेंगे ड्यूटी, हम तो उस डॉलर को पहले इंडियन रुपये बनाएंगे, फिर उस पर रेट लगाएंगे और फिर जो ड्यूटी आएगी वो टैक्स पे करेंगे। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंपोर्ट के समय, एक तो एक्सचेंज रेट कौन से दिन का लगेगा और दूसरा रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा, ठीक है? एक्सचेंज रेट देने वाले दो लोग होते हैं, एक आरबीआई देती है एक्सचेंज रेट और एक सीबीईसी भी देती है। यहां पे जो एक्सचेंज रेट यूज होगा वो सीबीईसी वाला होगा। हालांकि आरबीआई का जो एक्सचेंज रेट आता है वो रेगुलरली आता है, सीबीईसी का एक्सचेंज रेट पीरियोडिकली आता है, मतलब रोज रोज नहीं आता है, पीरियड बाय पीरियड आता रहता है,
ठीक है, तो जो उस समय चल रहा होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। किस दिन का एप्लीकेबल होगा यही समझाने जा रहे हैं। अगर हम अगर गुड्स का इमीडिएट रिमूवल कर रहे हैं, मतलब तुरंत हम उस माल को हटा रहे हैं फॉर होम कंजप्शन, इमीडिएट रिमूवल फॉर होम कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, हम इसको शॉर्ट में लिख दें। ये बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग को हम ऐसे लिखेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, ठीक है, और फिर इसको लिखेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन अगेन। अब इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, ये कलर से हमेशा हम डिफरेंशिएट कराएंगे आपको, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर बोला करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। HC होम कंजप्शन, WH वेयर हाउसिंग को लिख रहे हैं। अगर आप इमीडिएटली गुड्स को रिमूव कर रहे हैं फॉर होम कंजप्शन, तो रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लगेगी, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन और एंट्री इनवर्ड परमिशन, whichever is later। अभी बस लिख के रख लीजिए क्योंकि आपको इनवर्ड एंट्री इनवर्ड परमिशन वगैरह ये सब नहीं पता। अभी हम नीचे थोड़ा सा बस बढ़ेंगे तो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, और जैसे ये शुरू हो जाएगा तो आपको ये टर्म क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम आपको ये टर्म नहीं समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि इसका रिलेशन बहुत सारी चीजों से है, ठीक है। तो अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस टर्म्स प्रॉपरली, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ दिस। रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लगेगी, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फाइल किया गया या फिर एंट्री इनवर्ड परमिशन मिली है, दोनों में से जो लेटर है, ठीक है। एक्सचेंज रेट किस दिन का, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाले दिन का। ये कौन से होम कंजप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, व्हाइट कलर वाले की बात कर रहे हैं, व्हाइट कलर, ठीक है भाई। इमीडिएट रिमूवल कर रहे हैं ना, तो व्हाइट कलर वाला ही तो बिल ऑफ एंट्री लगा होगा। अगर आप वेयर हाउसिंग के लिए गुड्स को ले जा रहे हैं क्लियर करके, तो ऐसे में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाले दिन का रेट लगेगा। कौन से बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वाले की बात कर रहे हैं, ग्रीन कलर वाले। अगर आप गुड्स वेयर हाउस में डलवाएंगे तो फिर जब वेयर हाउस से जिस दिन छुड़वाएंगे तो उस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन फिर से फाइल करेंगे ग्रीन कलर वाली। उस दिन जो रेट चल रहा होगा वो वाला रेट लगेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट किस दिन का लिया जाएगा, एक्सचेंज रेट लिया जाएगा बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग जिस दिन आप फाइल करते हैं। वेयर हाउसिंग वाले दिन का बिल ऑफ एंट्री मतलब कौन सा, येलो कलर वाला, ये है सिस्टम। किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी और किस दिन का आपके ऊपर एक्सचेंज रेट लगेगा, ये बात यहां पे क्लैरिफाई हो गई। इस चार्ट पे हम दोबारा आएंगे, वापस से आएंगे जब आपको हम सारे टर्म फिर से समझा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वेयर हाउसिंग आपको समझा दिया है, नहीं, बस ऊपर ऊपर से बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ डिटेल चर्चा करेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन, वेयर हाउसिंग, एंट्री इनवर्ड परमिशन, जितने टर्म्स यहां पे यूज हुए, ठीक है। और जब ये सारे टर्म्स हम यूज कर लेंगे, ठीक है, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, ठीक है। तो टैक्सेबल इवेंट एक बार बस पढ़ देते हैं। टैक्सेबल इवेंट इज द टाइम एट विच गुड्स रीच द कस्टम बैरियर, दैट इज द कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन इज फाइल्ड, ठीक है। यहां तो बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया गया है, लेकिन जब हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो वी फाइंड दिस थिंग कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन का मतलब कौन से होम कंजप्शन वाली बिल ऑफ एंट्री है, ठीक है। नाउ इफ
इसके बाद जो शुरू हो रहा है ये बेसिकली इंपोर्ट के प्रोसीजर्स शुरू हो जा रहे हैं। बेसिकली इंपोर्ट करने का क्या तरीका है, सिप कैसे आती है, क्या होता है, ये सारी बातें यहां पे हैं, ठीक है, जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जब ये डिस्कशन करेंगे तो ये सारे टर्म वहां पे आ जाएंगे अपने आप, ठीक है, एंड देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट। क्लियर है? तो विल स्टॉप हियर।